ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशली हम इसमें पैथोलॉजी रिपोर्ट कैसे देखते हैं, है ना, क्योंकि ये इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें देखना चाहिए। दूसरा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या काजेज हो सकते हैं, और इसको यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे ट्रीट करें। एलोपैथी में हम कैसे ट्रीट करें इसको, और होम्योपैथिकली हम कैसे अप्रोच करके इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते। तो ब्रेस्ट कैंसर, तो ये ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली होता क्या है, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर? व्हेन योर ब्रेस्ट टिश्यू डिवाइड एंड ग्रोज इन एन अनकंट्रोल्ड वे एंड फॉर्म ए मास कॉल्ड द ब्रेस्ट ट्यूमर, है ना। जब आपका ब्रेस्ट टिश्यू और ब्रेस्ट सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लगे और डिवाइड होने लगे और एक मास का फॉर्मेशन कर ले, वो मास कहलाता है ब्रेस्ट ट्यूमर। अब वो ट्यूमर इट मे बी मैलिग्नेंट एंड इट मे बी कैंसरस। वो ट्यूमर जो होगा या तो बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। बेसिकली हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैथोलॉजी रिपोर्ट। पैथोलॉजी रिपोर्ट कौन बनाएगा? पैथोलॉजी रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट बनाएगा। जो भी सैंपल्स हम उनके पास सेंड करते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास, पैथोलॉजी सेंटर में, तो उसको देखने के बाद पैथोलॉजिस्ट नेकेड आई से देखने के बाद ग्रास एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग होती है वो उसमें मेंशन रहता है, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है वो उसमें मेंशन रहता है। तो पैथोलॉजी रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट बनाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, पूरा टोटल समरी रहेगा। तो पैथोलॉजिस्ट क्या करेगा? पैथोलॉजिस्ट प्रिपेयर द समरी ऑफ रिपोर्ट देयर फाइंडिंग, है ना। उस समरी को एक पेपर में लिख के देगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी रिपोर्ट। व्हाट विल यू फाइंड ऑन पैथोलॉजी रिपोर्ट? आपको क्या दिखेगा उसमें? तो उसमें आपको सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सच एज क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना। पेशेंट की इंफॉर्मेशन जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो सस्पेक्टेड भी हो सकती है, नोन भी हो सकती है, हो सकता है पहले से डायग्नोस केस हो वो, है ना। तो इसके बारे में जानकारी रहेगा उसमें। द प्रोसीजर दैट वाज डन टू गेट द बॉडी टिश्यू, वो टिश्यू कैसे निकाला गया है, किस प्रोसीजर से निकाला गया है, उस प्रोसीजर का नाम हो सकता है उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिमेन, व्हाट द स्पेसिमेन लुक्स लाइक, वो स्पेसिमेन किस तरीके से दिखता है नेकेड आई एग्जामिनेशन के बाद, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वाज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप में क्या दिखा उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस मतलब ये कि व्हाट द पैथोलॉजिस्ट सा अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट को क्या दिखा। अच्छा, और क्या डिस्क्राइब हो सकता है? इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर द पैथोलॉजिस्ट विल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सेल, ट्यूमर साइज एंड ग्रेड। और क्या लिखा रह सकता है उसमें? वेदर द कैंसर सेल इंटर्ड द लिम्फ नोड और ब्लड वेसल्स, वो कैंसर सेल लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो चुकी हैं या ब्लड वेसल्स तक जो है स्प्रेड हुई। और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्जिकल रिसेक्शंस और मार्जिन्स। अब इसके बाद और क्या दिख सकता है आपको? रिपोर्ट में ग्रास डिस्क्रिप्शन दिख सकता है। तो ग्रास डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपको नेकेड आई से दिखता है, पैथोलॉजिस्ट को जो नेकेड आई से, खुली आंखों से जो दिख रहा है, उसके बारे में जो है तो वो लिखेंगे। यदि सैंपल बहुत छोटा है तो उसका कलर, शेप, साइज, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें मेंशन रहेगा। अच्छा, ये जो ग्रास डिस्क्रिप्शन होता है ना, इजंट हेल्पफुल टू डिस्क्राइबिंग द स्टेज ऑफ कैंसर। ये स्टेज ऑफ कैंसर को ग्रास डिस्क्रिप्शन के आधार पर नहीं बताया जा सकता। फिर इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस क्या होती है कि इसमें पैथोलॉजिस्ट जो है वो सब फाइंडिंग्स लिखता है जो माइक्रोस्कोप में देखता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है ये बहुत यूजफुल होती है, इसका उपयोग स्टेजिंग ऑफ कैंसर में कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो थोड़ा सा ब्रेस्ट की एनाटॉमी समझ लें कि ब्रेस्ट में जो लोब्यूल्स होते हैं वहाँ मिल्क बनता है, और जो डक्ट होती है वो मिल्क को कैरी करती है निप्पल तक, है ना। तो ये ब्रेस्ट की एनाटॉमी है। आर द कैंसर सेल अराइजेज फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू, है ना। लगभग जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है दे आर कमिंग फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। इसको क्या कहते हैं? एडिनोकार्सिनोमा। दे आर फर्दर नेम्ड बाय वेयर दे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब इनका और सब टाइप है
डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में कहाँ से स्टार्ट हुए हैं उसके हिसाब से इनको और क्लासीफाई किया गया है। जैसे ब्रेस्ट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स, ब्रेस्ट टिश्यू में क्या रहता है, लोब्यूल्स रहते हैं, व्हिच प्रोड्यूसेस द मिल्क, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, डक्ट व्हिच कैरी द मिल्क। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर या तो लोब्यूल से होंगे या डक्ट से होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका नॉमेनक्लेचर। तो जैसे अब हम देखते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर दो तरह के होते हैं, है ना, एक तो इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। तो अब हम देखते हैं नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जो अभी फैले नहीं है ना। तो टाइप ऑफ नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर में पहला होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। क्या होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ये जो होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है ना। जनरली इसको इंट्राडक्टल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। ये इट इज ए मैलिग्नेंट टाइप का जो है कैंसर होता है। व्हेन इट ग्रोज, तो इसका सेंट्रल पोर्शन का जो सेल्स होता है नेक्रोज होने लगता है। नेक्रोसिस के बाद इट बिकम कैल्सिफाइड, है ना। सो कैल्सिफिकेशन होने के कारण इट कैन बी सीन इन मैमोग्राम, इसे हम मैमोग्राम में देख सकते हैं। डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, फिर फर्दर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम ये बता सकते हैं कि हाउ दे अपीयर इन द माइक्रोस्कोप। नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर का जो दूसरा पार्ट होता है क्या है, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। इसमें क्या होता है, इसमें कोई नेक्रोसिस वगैरह नहीं होता, डजंट हैव एनी एरिया ऑफ नेक्रोसिस। तो जब नेक्रोसिस नहीं होगा तो कोई कैल्सिफाइड लीजेंस भी नहीं रहेगा। सो दे आर नॉट इजिली सीन इन द मैमोग्राम, तो ये मैमोग्राम में आसानी से नहीं दिखते हैं। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू को प्योर कैंसर नहीं बोलते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर बट इट इज नॉट ए रियल ब्रेस्ट कैंसर। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर, है ना, जिनका स्प्रेड हो चुका है, उसको देखते हैं कि वो किस किस टाइप के होते हैं। तो इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर्स में जो पहला होता है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। कौन सा, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ये लगभग 80% केसेस में इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा जो है तो दिखता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेजिव कैंसर्स होता है ना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग 80% केसेस में इसी टाइप का कैंसर देखने में आता है। फिर आता है इनफिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा। ये लगभग इसके केसेस 10% होते हैं, ये लेस कॉमन टाइप का कैंसर होता है। फिर आता है मेडुलरी कार्सिनोमा, लगभग 1 से 7% कवर करता है टोटल ब्रेस्ट कैंसर का। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 1 से 5% केसेस होते हैं टोटल ब्रेस्ट कैंसर का। फिर इसके बाद आता है ट्यूबुलर कार्सिनोमा, लगभग 2% केसेस होते हैं, इट इज ए रेयर टाइप ऑफ कैंसर। इसके बाद आता है म्यूसिनस कार्सिनोमा, ये भी रेयर टाइप का स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, इन्वेजिव कैंसर होता है। और इसके अदर रेयर सब टाइप देखें तो मेटाप्लास्टिक, एडिनोइड सिस्ट, ग्लैंडुलर कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, पेजेट डिजीज होता है, बीपिंग, रेड बीपिंग क्रेस्टी लीजन ऑन द ब्रेस्ट। अब इसकी ग्रेडिंग कैसे करते हैं, है ना। तो ग्रेडिंग के लिए इसमें 3 चीजें देखते हैं, न्यूक्लियर ग्रेड, माइटोटिक ग्रेड एंड ट्यूबुलर ग्रेड। न्यूक्लियर ग्रेड, हाउ द न्यूक्लियस लुक्स लाइक इन कैंसर सेल, इसमें भी 1 से 3 स्कोर होता है। 1 स्कोर उसको देते हैं जहां सबसे स्लो ग्रोथ होती है, 3 स्कोर वहां देते हैं जहां सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होती है। माइटोटिक रेट क्या बताता है, हाउ क्विकली द कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 स्कोर है। 1 स्कोर वहां देंगे जहां सबसे कम मल्टीप्लीकेशन होगा और 3 स्कोर वहां देते हैं जहां सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है। एंड ट्यूबुलर फॉर्मेशन, हियर द स्कोर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ कैंसर सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द टिब्यूल्स। टोटल स्कोर होता है क्या, न्यूक्लियर ग्रेड, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक रेट और टिब्यूल फॉर्मेशन। टोटल रेट होता है 9। अब इसकी स्टेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेज 0 का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव स्टेज, अभी इन्वेजन नहीं हुआ है। स्टेज 1 का मतलब होता है स्प्रेड नियर बाय द ब्रेस्ट टिश्यू, है ना, ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास ही कैंसर फैला हुआ। स्टेज 2 का मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होने लगता है उसमें। स्टेज 2 में क्या होता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने लगता है। स्टेज 3 का मतलब होता है लिम्फ नोड एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यू की इन्वॉल्व होने लगती हैं। स्टेज 4 का मतलब होता है कैंसर स्प्रेड बियॉन्ड द
origin of their size. स्टेज 4 का मतलब होता है कैंसर स्प्रेड अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट लाइक लीवर, लंग्स, ब्रेन, है ना, इस तरीके से जो है तो कैंसर पूरी बॉडी में फैलने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 4। अच्छा, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो चेंज इन द साइज क्या होगा? चेंज इन द साइज, शेप एंड कंटूर ऑफ द ब्रेस्ट, चेंज इन द लुक एंड फील ऑफ योर स्किन, रेडनेस ऑफ योर ब्रेस्ट, और समटाइम्स ब्लड स्टेन्ड क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम योर ब्रेस्ट, है ना, ब्लडी डिस्चार्ज होगा, पानी आएगा, उसमें ब्लड मिक्स पानी आएगा, कभी कभी ऐसा देखा गया है ब्रेस्ट। अच्छा, इसके क्या काजेज हो सकते हैं? तो एग्जैक्ट काज अननोन है, काज तो रहता है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या होता है कि मटेरियल काज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं वो लोग। काज रहता है पर उनके हिसाब से एग्जैक्ट काज नहीं पता है, पर ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो एज एडवांस होने के साथ में ये वुमेन में सबसे ज़्यादा देखा गया। यदि फैमिली में किसी को कैंसर है तो फैमिली हिस्ट्री में यदि है तो होने का खतरा बढ़ जाता है। जीनेटिक्स एसोसिएशन है इसका, है ना, ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर जीन 2, ये दो तरह के जीन होते हैं जिसका एसोसिएशन देखा गया है कि स्मोकिंग एंड एल्कोहल, ऐसी फीमेल्स जो स्मोकिंग एंड एल्कोहल ज़्यादा जो है तो लेती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है तो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो फीमेल्स रहती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा गया। और जो रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर है कि कोई और पैथोलॉजी जिसके लिए बार बार रेडिएशन या सेकाई चल रहा है, तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इन क्या क्या जांचें करा सकते हैं हम? तो अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, पेट स्कैनिंग करा सकते हैं, मैमोग्राम करा सकते हैं, एंड इसके बाद इन सब जांचों में यदि कोई क्लू मिलता है तो उसके हिसाब से हम बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जनरली यदि मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो उसमें मैस्टेक्टोमी है, ब्रेस्ट का रिमूवल है, टोटल मैस्टेक्टोमी या रेडिकल मैस्टेक्टोमी, दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, आजकल तो ब्रेकियोथेरेपी करते हैं, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इम्यून बूस्टिंग ड्रग दी जाती है। अच्छा, कीमोथेरेपी में जो सबसे कॉमन ड्रग जो यूज होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जैसे ट्रेस्टुजुमैब एंड पाइटुजुमैब करके, ये दवाइयां हैं जो सबसे कॉमन यूज। अब बात आती है होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बाद। तो जैसे हम बात करें मॉडर्न मेडिकल अप्रोच की, तो जब काज ही अननोन है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? वो जो भी ट्रीटमेंट होगा टोटल जुगाड़ होगा। दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल, है ना, उनको ऑर्गन से मतलब है। यहाँ यदि कैंसर सेल है तो कैंसर सेल से मतलब है, वो कैंसर सेल कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, व्हाट वाज द इमोशनल काज, है ना, उससे उनको मतलब नहीं है। वो व्यक्ति कौन है जिसको कैंसर सेल्स है ना, हाउ ही अडेप्टिंग टू एन इलनेस ड्यूरिंग द कैंसर। अच्छा, इन होम्योपैथी हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथ्स क्या करते हैं कि वी अंडरस्टैंड द पर्सन एट द लेवल ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। हम उसको उसके भावनात्मक स्तर पर जाके समझते हैं कि फिजिकल काज के अलावा, फिजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा, व्हाट आर द इमोशनल फैक्टर्स व्हिच काजेज द ब्रेस्ट कैंसर। हम उस पेशेंट का पूरा डिटेल स्टडी करते हैं, भावनात्मक स्तर पर परीक्षण करते हैं, उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट वो इस स्टेट में, इस प्रेजेंट्स में अपना फ्यूचर किस नज़रिए से देखता है, बीमारी के दौरान वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करता है, हाउ ही अडेप्टिंग टू एन इलनेस। इन सारी चीज़ों को समझ के जब हम उसके मिजाज, उसकी पर्सनालिटी, उसके रिएक्शंस के आधार पर उसके हिसाब से दवा का चुनाव करते हैं तो पेशेंट में बहुत तेजी से अंदर, यदि कभी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट वो हमेशा दूसरी पैथी के अच्छे डॉक्टरों को, एक्सपर्ट्स को जरूर कंसल्ट करें, तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। इवन वो उलझने की बजाय बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी सब कुछ कराने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और कई बार आपको डॉक्टर कभी नहीं सजेस्ट करते कि आप होम्योपैथी में चले जाएं या आयुर्वेदा में चले जाएं। तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि यदि आपकी फैमिली में, सोसाइटी में किसी आपके जान पहचान में किसी भी व्यक्ति को यदि इस तरह की समस्या है, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, इट मे बी एनीथिंग्स, तो आप उसे जरूर होम्योपैथी के लिए सजेस्ट करें, वो पेशेंट फायदे में रहेगा। में क्या है कि इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन व्हाट कैन बी ट्रीटेड विथ होम्योपैथी, होम्योपैथी कैन ट्रीट एवरीथिंग।
यदि दवाई सही सेलेक्ट करके उसके मिजाज और उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से दें और पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है तो लगभग बीमारियों में बहुत अच्छे स्थायी इलाज उपलब्ध। थैंक यू फॉर वॉचिंग।